नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं केशव जीवीएफ के मॉडल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 6 के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। आज का जो पाठ है बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। हम सामान्य जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे हम घर में खटिया का यूज करते हैं, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत को जो है बोल चाल की भाषाओं में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए यह बहुत ही उपयुक्त पाठ है। और आप लोग बहुत ही सामान्य तरीके से संस्कृत को बिल्कुल भी इसका लोड नहीं लेना है, हम बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे जो टीम है पूरी तरह आपके लिए डेडिकेटेड है और आपके साथ है। तो आज का यह जो कक्षा है हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक आप देख रहे हैं सरल पद परिचय। यह सेकेंड चैप्टर है आपका। इससे पूर्व में मंगल पाठ यानी कि वंदना प्रार्थना के रूप में संपन्न हुआ है और यह सेकेंड चैप्टर है जिसमें सरल यानी कि जो आसान भाषा में सरल पद परिचय, आसान शब्द जो है उनका परिचय बताया जा रहा है। जो संस्कृत में रोजमर्रे के जीवन में जो हम लोग घर में यूज करते हैं उन शब्दों के बारे में बताया जाएगा कि उसका संस्कृत क्या होता है, और उन शब्दों को लेकर के कुछ वाक्य निर्माण किए जाएंगे जिसके द्वारा आप जो रोज के जीवन में कुछ शब्दों को लेकर के वाक्य निर्माण कर सकते हो। जैसे जैसे आप मान लो घर में कोई फल खाते हो, आम खाते हो तो आम को कहते क्या है, सेब खाते हो तो सेब को क्या कहते हैं। और जैसे दैनिक जीवन में आप गांव में कभी बैल देखते हो, कभी ऊंट देखते हो, कभी हाथी देख लेते हो, या कहीं जाते हो तो ये इन सारी चीजों को देखते हो, तो इनको क्या कहते हैं संस्कृत में। जब आप संस्कृत को पढ़ते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये इनको संस्कृत में कहेंगे क्या। तो उन्हीं चीजों को बताने के लिए यह जो आपका कक्षा 6 के द्वितीय पाठ है सरल पद परिचय जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गृहोपकरणानि। पहले ही उन्होंने हेडिंग दे रखा है कि घर में जो आपके उपकरण हैं, घर में जिन वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उनके बारे में यह पहला जो टॉपिक है वो बताने जा रहा है कि क्या क्या चीज का घर में हम लोग यूज करते हैं और उनको संस्कृत में कहते क्या है। बेसिकली हम लोग संस्कृत को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, और हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत आसान है। देखिए और समझिए, आप बस आपको देखना है, आप आराम से बैठ के देखिए, आनंद लीजिए। सबसे पहले गृहोपकरणानि। आपको जैसा कि ये चित्र दिख रहा है, आप इस चित्र से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यह चित्र है क्या। आपके घर में नॉर्मली देखने को मिल जाता होगा कि खटिया पे लोग बैठते हैं, और बिहार में तो विशेष रूप से खटिया का ही प्रचलन है। हाँ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे यह खटिया का जो प्रचलन है वो बंद होते जा रहा है, लेकिन नॉर्मली आप लोग खटिया देखते हैं, खटिया को जानते हैं। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं खटवा। खटिया को संस्कृत में क्या कहेंगे? खटवा। और यहाँ पूरा वाक्य बना दिया गया है और बोला गया है कि एषा खटवा अस्ति। यह क्या है? यह खटिया है। आगे देखेंगे, वो देखने से ही पता चलता है कि वह कंबल है, ऊन वगैरह से बना हुआ लग रहा है। और सीधे आप पढ़ेंगे तो बिना किसी कठिनता के, बिना किसी कठिनाई के आप समझ जाएंगे कि कंबल कैसा होता है। कंबल कैसा होता है? कंबल गर्म होता है। उसके गुण क्या है? तो वो गर्मी देता है आपको। जब ठंड आती है तो हम लोग कंबल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंबलम उष्णम भवति। कंबल कैसी होती है? तो जो हमें गर्मी प्रदान करती है, जो हमें गर्मी देती है, वह कंबल होती है। और उसका क्या गुणधर्म है? तो वह उष्ण यानी कि गर्मी देना उसका गुणधर्म है। नॉर्मली आप यूज करते हो, जब ठंडियां आती है, अब ठंडी आ रही है तो आप कंबल का यूज करोगे। तो कंबल शब्द को क्या बोलते हैं? एक खाली उसमें माँ आप लगा दोगे, कंबलम संस्कृत हो गया। उष्ण शब्द को, अब इसी से दो चीज आपको पता चल जाता है। उष्ण यानी कि गर्मी। गर्मी को क्या कहते हैं संस्कृत में? गर्म को क्या कहते हैं? तो उष्ण कहते हैं। दो शब्द को आपने जान लिया। आगे देखो,
तीसरा शब्द है घटः। इन सारी चीजों का इस्तेमाल जो है हम लोग सामान्य जीवन में जो हमारे घर में होता है उसके लिए किया गया है, और बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं सोचना है, आप आराम से इन चीजों को कर लोगे। आगे दिया हुआ है घटः पूर्णः अस्ति। यह जो घटः मतलब होता है घड़ा, जिसको मटका भी बोलते हैं, और विशेषकर गर्मी में तो देखो इसका बहुत ही ज्यादा गांव में प्रयोग आता है। इसमें जो जल को हम लोग रखते हैं वह जल ठंडा रहता है और स्वच्छ हो जाता है और तमाम प्रकार की बीमारियां दूर रहती हैं। आजकल जो हम आरओ का वाटर यूज करते हैं, जल यूज करते हैं, उससे हमें उतना ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते हैं जितना जो है घड़ा के जल से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो अब घड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं उसके लिए आपके सामने कुछ आपको बताना नहीं है, सीधे हम चित्र देखेंगे और उससे आप समझ जाएंगे कि घड़ा को यह क्या है और इसके लिए क्या संस्कृत शब्द प्रयोग किया गया है। आपको सीधे घड़ा दिख रहा है और घटः यह शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? घड़ा के लिए घटः शब्द प्रयोग किया गया है। पूर्णः अस्ति यानी कि पूरा है, अस्ति यानी कि है। आगे देखिए, पर्यंकः विस्तृतः अस्ति। पर्यंकः यानी कि पलंग, बेड। आप रोज सोते हो पलंग पे, बेड पे सोते हो, उसके लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? पर्यंकः। नॉर्मली आप सोने जाते हो तो आप एक पूछ सकते हो कि पर्यंकः किसे कहते हैं। हम किसी से सामान्यतया नॉर्मली नहीं पता होता है लोगों को, लेकिन आप जान जाओगे तो उनसे विशेष बन जाओगे। आज का जो समय है वह जानकारी का समय है, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है। और नॉर्मली आपको इन शब्दों के बारे में पता होगा, इन वस्तुओं के नामों के बारे में पता होगा कि संस्कृत में इन्हें कहते क्या है, तो बिल्कुल भी कोई भी कठिनाई नहीं होगा इन चीजों को आपको बताने में। देखिए, पर्यंकः यानी कि यह जो बेड है, पलंग है। विस्तृतः यानी कि बड़ा है, फैला हुआ है। अस्ति यानी कि है। सामान्य से समझ गए, एक लाइन में आप संस्कृत को समझ रहे हो। इससे धीरे धीरे आप बोलना सीख सकते हो। जैसे आप क्या सीख सकते हो? तो मम नाम केशवः, मेरा नाम केशव है। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? तो आप स्वयं कह सकते हो कि मम नाम मोहनः, श्यामः, सोहनः, जो भी आपका नाम है उसको आप बता सकते हो। और ऐसे धीरे धीरे करके जो आपको संस्कृत कठिन लग रहा है वो बहुत ही बोलचाल की भाषा में आप संस्कृत बोलना सीख सकते हो। बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। आगे हम लोग देखेंगे, यह चित्र देख करके ही आप सामान्यतया बता सकते हो कि यह किस चीज का चित्र है। सामने लिखा हुआ भी है कि अयम दर्पणः अस्ति, यानी कि यह दर्पण है, यानी कि शीशा है जिसमें हम अपना मुख देखते हैं। आप रोज स्कूल जाने से पहले बढ़िया से तैयार होते हो, मुख देखते हो कि भाई सुंदर लग रहा हूं, और उसके बाद फिर निकलते हो। तो जिसमें देखते हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दर्पण कहते हैं संस्कृत में। अयम दर्पणम अस्ति, यह क्या है? यह दर्पण है। संस्कृत में इसे दर्पण कहते हैं, यानी कि शीशा। दर्पणः अस्ति। अगला देखेंगे हम, वर्तिका। वर्तिका किसे कहते हैं? वर्तिका संस्कृत का शब्द है। वर्तिका मोमबत्ती को कहते हैं, जिसे हम प्रकाश के लिए यूज करते हैं। अभी भी हम देखते हैं जब सामान्यतया की बिजली कट जाती है कभी हम लोग के गांव में, तब हम मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। और मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तिका, मोमबत्ती को कहते हैं वर्तिका। प्रज्वलिता अस्ति, यानी कि यह जो मोमबत्ती का चित्र आपको दिखाया गया है वह केवल मोमबत्ती नहीं है, वह प्रज्वलित मोमबत्ती है, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती है जो प्रकाश दे रही है। यानी कि वर्तिका मोमबत्ती प्रज्वलिता अस्ति, यानी कि जल रही है। आगे हम देखेंगे, अब यहां पे जो है पशुओं के बारे में है। वो जो आपने अभी पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ा है वह गृहोपकरणानि थे,
यानी कि जो घर में डेली यूज होने की जो चीज है, जो आपके घर में यूज होता है, जैसे मटका यानी कि घड़ा, पलंग, इन चीजों को संस्कृत में क्या कहते हैं उसको बताया गया है। अब आगे जो है बताया जा रहा है कि इन पशुओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, जो जिनको आप सामान्यतया जानते हो। तो देखो बहुत ही आसान है, सामने आपको दिख रहा है कि घोड़ा है, ये पशवः यानी कि संस्कृत में पशुओं के लिए, जो कई सारे पशुओं के लिए प्रयोग होता है पशवः शब्द। देख रहे हो कि अश्वः धावति यानी कि घोड़ा जो है दौड़ रहा है। अश्व शब्द प्रयोग किया गया है घोड़े के लिए। घोड़ा कर क्या रहा है, तो घोड़ा जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है, अश्वः धावति। आपने दौड़ते हुए घोड़े को देखा होगा। संस्कृत में बोल सकते हो कि अश्वः धावति, पश्यतु रे अश्वः धावति। किसी दोस्त को भी बता सकते हो कि अश्वः धावति, वह घोड़ा भाग रहा है। आगे देखेंगे कि अजा, अजा चरति। अजा किसको कहते हैं, तो आप चित्र देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि अजा कहते किसको है। अजा यानी कि वह बकरी है। बकरी क्या कर रही है, तो बकरी के सामने घास है, और बकरी के सामने जब घास रहेगी तो बकरी नॉर्मल सी बात है कि उसको खाएगी। तो चित्र में जैसा दर्शाया गया है कि अजा चरति, बकरी को क्या कहते हैं, अजा। इसका जो हिंदी वर्ड है वो हो गया बकरी। इनको कहते हैं बकरी को अजा, अश्व कहते हैं घोड़े को। आगे हम लोग देखेंगे कि और जो पशु है उनको क्या कहते हैं हम लोग संस्कृत में। सामने आपको यह चित्र देख करके, जो पीछे चित्र दिया हुआ है यानी कि आपके जो पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों को देख करके बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी भ्रम नहीं हो सकता है कि यह कुछ अलग दिया हुआ है। आप सामान्यतः चित्र से ही समझ जाओगे कि यह किसका चित्र है, और उसके नीचे नाम लिखा होगा, समझ जाओगे कि यह चित्र देख करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि यह हाथी है। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। क्या कहते हैं, गजः। और हाथी किस प्रकार का होता है भाई, तो गजः विशालः भवति। हाथी कैसा होता है, हाथी बड़ा होता है, मोटे मोटे उसके पांव होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, सूंड एक बड़ी सी होती है, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, गजः यानी कि हाथी, विशालः अस्ति। इसी प्रकार यह शब्द आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हो। यह विशाल है, वृक्षः, विद्यालयः, मतलब तमाम चीजों के लिए ऐसे प्रयोग कर सकते हो आप। अब यहां देखो, इस चित्र को देख करके क्या बता सकते हो कि सामान्यतः आप देखोगे तो कहोगे कि ये तो भाई ऊंट है, ठीक है। और जो ऊंट का संस्कृत शब्द दिया है वह भी बहुत ही सरल संस्कृत शब्द दिया है, जिसको देख के आप सीधे कहोगे कि हाँ भाई, उस ऊंट का संस्कृत शब्द उष्ट्रः होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। आप देखोगे तो वैसे समझ जाओगे कि उष्ट्रः मतलब, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उष्ट्रः ऊंट का संस्कृत क्या होता है, उष्ट्रः, गर्दभः, भल्लुकः। तो आप आराम से कह सकते हो कि उष्ट्रः इसका संस्कृत होता है। लेकिन आप थोड़ा सा याद रखोगे तो पूछ देगा कि उष्ट्रः किसका संस्कृत शब्द है, आपको ध्यान रहेगा तो आराम से ऊंट बता दोगे। और ऊंट का धर्म क्या है, लक्षण क्या है, तो मरुस्थलस्य यानी कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में किसी पर कोई गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। रेगिस्तान में आर्मी वाले भी जो है पूरे रेगिस्तान में ऊंटों पे चढ़ के ही चलते हैं। रेगिस्तान के लिए जो है ऊंट जो है वह गाड़ी की काम करती है। तो लिखा हुआ है कि उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम अस्ति। ऊंट जो है मरुस्थल का यान है, यानी कि गाड़ी है। यान मतलब यहां से वहां तक ले जाने वाला है। आगे देखेंगे, शब्द है कच्छपः मंदम चलति। इस चित्र को देख करके आप आराम से समझ सकते हैं कि यह कछुआ है। और कछुआ का चाल किस तरह है, तो आप सभी ने एक तो कथा सुना ही होगा।
कछुए और खरगोश का कथा, उन दोनों की जो रेस की कथा है बहुत ही फेमस है। तो जानते ही हो कि कछुआ कैसे चलता है, यानी कि धीरे चलता है, और खरगोश भले ही उसमें जीत गया था, लेकिन हमें जानना है कि कछुआ चलता कैसे है। तो कछुआ धीरे चलता है। अब कछुआ का संस्कृत क्या होता है? कछुआ इस शब्द का संस्कृत होता है कच्छपः। ये देखो आप, इसका संस्कृत होता है कच्छपः। इस जो यह जो पशु, यह जो विशेष एक प्राणी दिख रहा है, इसका जो संस्कृत है वह संस्कृत में है कछुए का कच्छपः। सह कीदृशः चलति, वह किस प्रकार से चलता है? कछुआ किस प्रकार से चलता है? तो मंदम चलति, वह धीरे धीरे चलता है। शनैः शनैः चलति मंदम चलति। अगला देखेंगे आप, ये नए जमाने का यहाँ कुत्ता भी दिया हुआ है और इसको आपने देखा भी होगा। इसको संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरः। कुक्कुरः बुक्कति, यानी कुक्कुरः नॉर्मल सी बात है, आप सामान्यतया समझ जाओगे कि कुकुर आपके यहाँ कुत्ते को कहते हैं। कुक्कुरः बुक्कति, कुत्ता भौंकता है। और अब इन सभी चीजों को जान करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि सरलतया संस्कृत में हम किन किन चीजों को जान सकते हैं और दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आप कोशिश करना कि यह जो संस्कृत भाषा है बहुत ही वैज्ञानिक और प्राचीन भाषा है। जैसे जैसे आप इसको सीखोगे, जैसे जैसे इसको जानोगे, इसके प्रति आपकी रुचि बढ़ते जाएगी धीरे धीरे। और जब किसी चीज़ के प्रति रुचि बढ़ते जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को सीख जाओगे। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे आप संस्कृत में ऐसे ही बात कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा डर मत बनाए रखो कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। देखो हम लोग कितने आसानी से पढ़ रहे हैं, बस आप देखो और समझते जाओ। यहां से पक्षियों के बारे में बताया गया है कि भाई कौन से पक्षी को क्या कहते हैं। इन पक्षियों को देख करके आप स्वतः ही, स्वयं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनको कहते क्या है। एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो, इसको मोर कहते हैं, उसको कोयल कहते हैं, इसको कबूतर कहते हैं, यहाँ पर मुर्गा कहते हैं, वहां पर हंस कहते हैं। तो भाई इनका संस्कृत क्या है? इनको तो कहते हैं कबूतर, मुर्गा, हंस, मोर, कोयल, इसका संस्कृत क्या है? तो बिल्कुल सामान्य सा है, देखिए आप, उसके नीचे लिखा हुआ है। और थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है, देखते देखते सुनते सुनते आपको समझ जाना है, आराम से आप समझते जाएंगे। ये एक तरह से आपको याद हो जाएगा अपने मुंह से भी। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक बार मुंह से बोलने का कोशिश करिए, या नोटबुक में लिख लेंगे तो और भी अच्छा है। वो तो ऐसा हो जाएगा कि वो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। फिर आपको कहेगा कि अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप आराम से बता देंगे। अगर मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, आराम से बता देंगे। कोयल को क्या कहते हैं, आराम से बता देंगे। देखते हैं, आइए संस्कृत में कहते क्या है। और कुछ कुछ जो पक्षी है वह कुछ कर रही है, और उसके बारे में एक वाक्य के माध्यम से हमें आपके पाठ्य पुस्तक के द्वारा बताया गया है। और इसको देखते हैं। मयूरः नृत्यति, मयूर जो है नाचता है। मयूर, मोर को मयूर कह दिए, कितना आसान है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अरे ऐसे ही ध्यान आ जाएगा। ये एक बार नोट कर लेंगे, 2-4 बार सुन लेंगे, बोल लेंगे, तो आप ऐसे ही योग्य बच्चे हैं आप। आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं है इन चीजों में। मयूरः नृत्यति, नृत्यति का मतलब क्या होता है? नाचता है भाई। मयूर नाच रहा है। आगे देखेंगे, कोकिलः कूजति, कोयल बोल रहा है भाई। कोयल का आवाज ही तो प्यारी है। कोयल को क्या कह दिए कि कोकिलः। कोयल को संस्कृत में क्या कहे? कोकिलः। कोयल और कोकिल एकदम मिलता जुलता शब्द है, तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। संस्कृत में कोकिलः कह देते, कूजति यानी कि बोलता है। कपोतः, कपोत किसको कहते हैं? कपोत कहते हैं कबूतर को संस्कृत में। और इसमें बिल्कुल भी नहीं देखना है कबूतर, कपोत,
कबूतर कपोत, संस्कृत में कपोतः कह दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए कपोतः। तिष्ठति, क्या कर रहा है? तो बैठा है। क्या कर रहा है? बैठा है। कुक्कुटः, कुटः खाना बंद करिए, नहीं तो फिर कुकुरुकु होने लगेगा। यहां पर लिखा हुआ है कि कुक्कुटः यानी कि मुर्गा। कुक्कुटः मतलब मुर्गा होता है। अन्नम खादति, आप देखिए मुर्गा भी अन्न खाता है और आप मुर्गा को ही खा जाते हैं। मुर्गा अन्न खाता है और आप मुर्गा को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको भी खाना बंद कर दीजिए, जिंदा रहने दीजिए बेचारे को। कुक्कुटः, कुक्कुटः यानी कि मुर्गा। कुकुरुकु से याद कर लेना है कि कुक्कुटः, बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या होगा आपके लिए? अन्नम यानी कि अन्न, खादति यानी कि खा रहा है। आगे लिखा है हंसः, जो हंसः यानी कि हंस। हंस को संस्कृत में हंसा कह दिया, कितना सामान्य है और आपको कठिन लगता है, तो इसको बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है। आसान से आसान भाषाओं में हम आपको बता रहे हैं और बस देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। हंस को हंसा कह दिए। तड़ागे यानी कि तालाब, तालाब में। तरती यानी कि हंस तालाब में तैरता है, कितना आसान है। हंस को नॉर्मली आप देखे होंगे कि वो तालाब में तो तैरता है इधर से उधर, बहुत आसान है। बस एक बार देख लेंगे आप तो ध्यान आ जाएगा और इन सारी चीजों को आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनको हटा देते हैं हम लोग। अब जो है पक्षियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे पुष्पों को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जो घरेलू यूज के सामान हैं, गृहोपकरणानि। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पशवः यानी कि पशुओं को क्या कहते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा? पक्षिणः यानी कि पक्षियों को हम क्या कहते हैं। अगला अब चौथा आ गया है पुष्पाणि, यानी कि जो पुष्पाणि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहुत सारे पुष्प है, इसके लिए पुष्पाणि शब्द प्रयोग किया गया है। बहुत आसान है। संस्कृत में आप आज से ही शब्द रूप याद करना चालू करिए। बालकः, बालकौ, बालकाः। कभी भी एक बालक होगा उसके लिए बालकः शब्द प्रयोग हो गया। दो बालक है तो बालकौ कह दिए, और बहुत सारे बालक है या तीन से अधिक बालक है या तीन है तो बालकाः प्रयोग कर दिए। बहुत सारे बालक है तो बहुत सारे बालक आपको कहने ही नहीं पड़ेंगे, बालकाः। बालक जाता है, एक शब्द याद कर लीजिए, एक धातु याद कर लीजिए। सामान्य संस्कृत तो आप ऐसे ही बनाने लगेंगे। बस देखिए, कमलम, कमल आपको ऐसे ही पता है, कमल को संस्कृत में कमलम कह दिया गया है। कमल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। कमल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। चित्र देख करके आप समझ ही गए हैं कि कमल है और कमल का संस्कृत कमलम हो गया। इसमें कोई भी थोड़ा कठिनाई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो राष्ट्रीय पुष्पाणि अस्ति, राष्ट्रीयम पुष्पाणि अस्ति। कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। आगे देखेंगे, ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, किसी को दिए है। पाटल पुष्पम यानी कि यह जो गुलाब का फूल है। आज देखेंगे हम कि खूब सारा बिहार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आप सिस्टम चला रहे हैं। आप भी दिए होंगे किसी न किसी को, तो इसको तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं। तो इसको संस्कृत में देखेंगे कि क्या कहते हैं भाई। संस्कृत में समझ जाएंगे तो भाई वो और हो जाएगा कि इंग्लिश में आप कह देते कि रोज प्रपोज करने के लिए दे देते हैं। हिंदी में कहते कि गुलाब दिए थे, तो संस्कृतों में कह दीजिए कि पाटल पुष्पम। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, यानी कि पाटल पुष्प कैसा है, यानी कि गुलाब का फूल कैसा है, तो वह लाल है भाई। रक्तम अस्ति, रक्तम मतलब खून नहीं समझ लेना है, रक्त की धारा यहाँ नहीं बह रही है। रक्त यानी कि कलर से लेना है कि बस लाल है, ठीक है। तो पाटल पुष्पम कीदृशम अस्ति, तो यहाँ लिखा है कि पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। और आगे हम देखेंगे
कि इदम चंपक पुष्पम अस्ति। अब यहां बता रहा है कि आप तो पाटल पुष्प देख लिए जो आप अपने गर्लफ्रेंड को दे दिए थे। पाटल पुष्प मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। यह तो दे चुके हैं आप। वह उसका कलर के बारे में बता दिए कि वह किस प्रकार का होता है, तो पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। आगे हम लोग देखेंगे कि अब इदम, यह जो पुष्प है इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है कि चंपक पुष्पम अस्ति। आपने कमल के बारे में जान लिया कि कमल कैसा है, कमल का संस्कृत क्या है। तो कमल का सब संस्कृत है कमलम। उसमें कुछ नहीं करना है, कमल आपको पता ही है, कमलम जान लेना है कि वह संस्कृत है। आप बस एक बार दो बार ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे, याद हो जाएगा। गुलाब के लिए तो गुलाब तो आपको ऐसे हमेशा ही ध्यान रहता है और उसको प्रपोज उर्पोज चलता ही रहता है, आप देखते ही होंगे। उसके लिए पाटल पुष्पम यहां लिख दिया है संस्कृत में। अब यह जो है चंपक पुष्पम, इदम चंपक पुष्पम अस्ति। आप बता रहे हैं कि यह चंपा का फूल है। चंपा चमेली तो आप जानते ही हैं, तो वह चंपक पुष्पम बता रहे हैं कि चंपा का फूल है। ठीक है, आगे लिखा है कि मल्लिका पुष्पम विकसति। मल्लिका पुष्पम विकसति, मल्लिका का जो यह फूल है वह उसका विकास हो रहा है। मल्लिका पुष्पम विकसति, वह विकास हो रहा है। और आगे देखिए, मल्लिका को मैं आपको बताऊंगा, बस इसको नोट करिए। जपा पुष्पम, इसको कहते हैं संस्कृत में जपा पुष्पम, आप जानो सामान्यतः। इसको संस्कृत में कहते हैं जपा कुसुम। जपा मतलब होता है, इसका नाम हो गया जपा, और कुसुम मतलब होता है फूल। तो यहाँ पर देखिए जपा पुष्पम। जपा पुष्प किसको कहते हैं? तो ओढ़ुल का फूल जो होता है आपके यहाँ, जो देवी जी को नवरात्र में चढ़ाते हैं, वही है जपा पुष्पम। अब इतना आसान आसान चीज था, इसको आप जानते ही है, फिर भी इसके प्रयोग में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसका हम लोग प्रयोग कर करके और सीख रहे हैं। अब फूलों के बारे में आपने जाना कि कौन से फूल को क्या कहते हैं। अब हम जानेंगे फलों के बारे में। फलम फले फलानी, यहाँ फलानी शब्द लिखा हुआ है। फल जो है, फलम जो है, एक शब्द के लिए हम लोग एक फल के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये फल देख करके आप समझ रहे होंगे कि यह जो है आम का फल है। यह क्या है? आम का फल है। तो इसको संस्कृत में हम कह देंगे कि इदम आम्रम मधुरम फलम भवति। आम्र फलम अस्ति, इदम आम्र फलम अस्ति, ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो है आम का फल है। तो आम का फल होता कैसा है? तो ये पूरे उसके गुणधर्म को बता रहा है कि आम का फल जो है वो मधुर फल होता है। आम को संस्कृत में क्या कहे? तो यहाँ देखिए, आम्रम, मधुर यानी कि मीठा को क्या कह दिए संस्कृत में? मधुरम। कितना आसान है। मधुर तो आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि मधुर मतलब होता है मीठा। आम, आम तो नॉर्मल आप जान ही रहे कि आम को आम ही कहते हैं। इंग्लिश में भले मैंगो कह देते हैं, संस्कृत में एकदम मिलता जुलता है, आम्रम। तो इंग्लिश से तो आसानी हुआ आपके लिए यह। आप बिल्कुल आसानी से देखिए, अब बस समझ जाएंगे। फलम एक फल है, इसके लिए यहाँ पे फलम प्रयोग किया गया है। फलानी यहाँ लिखा हुआ है, यही थोड़ा थोड़ा समझना है हम लोगों को। यहाँ फलम प्रयोग किया गया है, वहां फलानी प्रयोग किया गया है। फलानी क्यों प्रयोग किया गया है? वो बहुत सारे फलों के लिए प्रयोग किया गया है। बहुत सारे फल है, उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? फलानी। और एक यहाँ फल है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? फलम। तो यहाँ बता रहे हैं कि आम्रम फलम मधुरम भवति। आम्र फल कैसा होता है, यानी कि आम जो होता है वो कैसा होता है? आपको पता ही है कि आम मीठा होता है, अभी आप सभी लोग खाए हैं। यहां देखिए, अमृत फलम पक्वम अस्ति। क्या कह रहे हैं कि अमृत फल जो है वह पका हुआ है। तो भाई अमृत फल होता क्या है, पहले इसको जानेंगे ना हम। और वो किस अवस्था में है? तो कहा कि पका हुआ अवस्था में है। तो कहा बिल्कुल परेशान मत होइए, अमृत फल को हम आपको बताते हैं। आगे देखिए, यहां पर जम्बू फलम खादति। जम्बू फलम मतलब, जम्बू मतलब क्या समझ रहे हैं? इससे मिलता जुलता कोई आपने नाम सुना है?
जम्मू से जम्मू कश्मीर नहीं लेना है। जम्मू से आप खाए हुए हैं, आप पेड़ पे जाके चढ़ चढ़ के हिला हिला के तोड़ तोड़ के खाते हैं आप। जम्बू फलम यानी कि जामुन का जो फल होता है उसको जम्बू फलम यहाँ कह दिया है। कुछ नहीं है, सब एकदम मिलता जुलता हुआ है। काहे की बात ये है कि हिंदी का जो जननी है वो संस्कृत है, हिंदी का ही नहीं सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। तो इसीलिए एकदम तो मिलता ही जुलता रहेगा। काहे कि पुत्र में माता पिता के कुछ लक्षण तो आते ही है। तो भाई माता जब संस्कृत है तो जननी के में कुछ न कुछ तो लक्षण आएंगे ही। तो जम्बू फलम है तो हिंदी में उसको जामुन कह दिए। सह जम्बू फलम खादती, वह जो है जामुन का फल खाता है। बस द्राक्षा फलम अस्ति, द्राक्षा फलम, इसको देख करके आप समझ ही रहे होंगे कि गुच्छा है अंगूर का। अंगूर को क्या कहते हैं संस्कृत में? ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सोचना नहीं है। द्राक्षा को संस्कृत में हिंदी में कहते हैं अंगूर। अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्षा फलम। अंगूर आप सभी लोग खाए हुए हैं। अंगूर कैसा होता है आपको पता हुआ ही है, मीठा होता है अंगूर ये, और थोड़ा खट्टा भी होता है। तो कहते हैं कि द्राक्षा फलम अम्ला अस्ति, यानी कि वो जो अंगूर का फल है वह थोड़ा सा खट्टा है, ऐसा बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि भाई और किन फलों के बारे में आप बता रहे हैं। ये तो बता दिए कि आम का फल मीठा है, अमृत फल पका हुआ है, वह जामुन का फल खाता है। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, आप भी अपने माइंड से ऊपर बढ़ाते जाइए। इसको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको सबसे अच्छा रहेगा कि आप नोट करते रहिए। बहुत सामान्य चीज है। आम को क्या कहते थे? आम्रम बोल देंगे। जामुन को क्या कहते थे? जम्बू फलम कह देंगे। बहुत आसान है। अब जो थोड़ा कठिन है उसको तो हम बता ही दे रहे हैं। जैसे आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगा अंगूर, जिसको कहते हैं द्राक्षा फल। अंगूर आप खाए तो उसको आपको स्वाद पता ही है। देखिए फिर आगे क्या लिखा है। ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है स्ट्रॉबेरी जैसा, लेकिन आपको क्या ही समझना है स्ट्रॉबेरी। इसको हम तो बिहार के लोग हैं, हमको तो पता है कि लीची है। ये क्या है? लीची है। अब लीची को क्या कहते हैं? तो लीची को क्या कहते हैं? लीची शब्द है ही संस्कृत में, का लगा दिया, लीची का हो गया। लीची हिंदी में हम लोग बोलते ही है और उसमें का लगा दिया, लीची का। बहुत आसान है, थोड़ा भी कठिन लगा। अब देखिए वो लीची कैसी है? तो मधुरा कोमला च भवती। अब जब लीची के छिलका हटाते हैं तो बहुत कोमल होता है, मुलायम होता है। और वो कैसा, उसका स्वाद कैसा होता है? तो भाई मीठा होता है। तो उसी को कह दिया है यहाँ पर, और कुछ नहीं विशेष कहा है कि लीची का मधुरा कोमला च भवती। वह जो लीची का फल होता है वह कैसा होता है? तो मधुर और कोमल होती है। आगे देखेंगे सेवम सोणम भवती। सेव, सेब को क्या कहते हैं संस्कृत में? वो तो फल को देख के आप समझ ही रहे कि वो सेब है, और वह उसको कुछ नहीं कहना है, सेब को सेवम कह देना है, वो सेब हो गया। और सेब होता कहाँ है सबसे ज्यादा? हिमाचल में होता है। तो सेब को कह दिया गया सेवम। कितना आसान है। आगे देखिए, अब जो है शरीर के अंगों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो फलों के बारे में बता दिए। इनमें जो भी कठिन शब्द थोड़ा भी आपको लगता है, मैंने कुछ शब्दों को छोड़ दिया है, जिसको आप अपनी जिज्ञासा से स्वयं से उन शब्दों को खोजने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही आसान है। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आए तो शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं, और फिर मैं शब्दार्थ एक बार आपको बता भी दूंगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस देखते रहना है। अब हमें पढ़ना है शरीरावयवाः। शरीर के जो अवयव है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? गृहोपकरणानि, जो घर में उपकरण होते हैं, जो सामान्यतया हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, जैसे खटिया हो गया, बेड हो गया, शीशा हो गया। इन चीजों के बारे में पढ़ा है कि इनको क्या कहते हैं संस्कृत में। फिर क्या पढ़ा आगे? पशुओं के बारे में पढ़ा कि भाई हाथी को क्या कहते हैं, ऊंट को क्या कहते हैं, भालू को क्या कहते हैं, शेर को क्या कहते हैं।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फलों के बारे में कि कौन से फल को क्या कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या पढ़ा, पुष्पों के बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं क्या, शरीर के अवयवों के बारे में, कि यानी कि अंगों के बारे में आप मान लीजिए। यहां देखिए इसको क्या कह रहे हैं, यहां इस शब्द को ऐसे ही कहते हैं ललाट। संस्कृत में ललाट यानी कि ये जो कपार है उसको ललाट कह दिए। आप समझ ही रहे कपार से, यहाँ पे इतना एरो दे करके बता दिया गया है तो इसको बिल्कुल भी समझाने का जरूरत नहीं है। वो तो आप एकदम समझदार आदमी हैं, बस देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। ललाट को क्या कह दिया गया, तो ललाटम, तस्य ललाटम विशालम अस्ति, उसका जो ललाट है वो विशाल है, बड़ा है। अब कितने लोगों का देखिएगा ललाट जो है थोड़ा छोटा ही होता है, जैसे हमारा ही देखिए थोड़ा विशाल ललाट है, कितने लोगों का थोड़ा छोटा होता है। तो अब जैसा है वैसा शब्द यहाँ प्रयोग कर दिया, इसका बड़ा ललाट दिखा तो कहा गया तस्य ललाटम विशालम अस्ति, उसका जो ललाट है वह विशाल है। अब आगे देखिएगा कि नासिका तुंगा अस्ति, नासिका जो है तुंगा अस्ति, जो है सुंदर नाक के लिए कहते हैं कि जिसका खड़ा नाक है, बहुत सुंदर है। तो नासिका जो है यानी कि नाक के लिए प्रयोग किया गया है। एरो से भी आप आराम से ही समझ जाएंगे कि नासिका मतलब नाक, जिसकी नाक ऊंची है उसको सुंदर ही कहते हैं। तो नासिका कीदृशी अस्ति, तुंगा अस्ति, ऊंची अस्ति, सुंदर जिसको बोल देंगे कि नासिका सुंदर है भाई, इनका तो नाक बड़ा सुंदर दिखाता। अब आगे बढ़ेंगे, आगे किन चीजों के बारे में बता रहे हैं, आगे देखेंगे हम। ये सब शरीर के अंगों के ही बारे में, मतलब शरीर के जो अवयव है उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई संस्कृत में नाक को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे ना कि नासिका कहते हैं। नहीं बता पाएंगे, अरे बता देंगे महाराज, बहुत आसानी से आप बताएंगे। आप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। तो नासिका कीदृशी अस्ति, तुंगा अस्ति, किसी का नाक ऊंचा है, सुंदर है, देखने में अच्छा लग रहा है, आप आराम से कह सकते हैं, कुछ नहीं शर्माना है इसमें। गलत भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदमी सीखता है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ शब्द है, यहाँ इस चित्र को देख करके ही समझ जाएंगे कि यह चित्र किस चीज का है। तो यहाँ लिख दिया है कि कर्णः, कीदृशः कर्णः, सुंदरः अस्ति, कैसा कान है, तो सुंदर कर्णः अस्ति, यानी कि कान जो है वह सुंदर है। अब देखिएगा कि देखिए हमने कान में कुंडल पहन रखा है, क्यों पहनते हैं कुंडल भाई, तो हम जब भारतीय संस्कृति को देखते हैं तो उसमें एक संस्कार के रूप में देखते हैं कि कुंडल, कर्ण भेद एक संस्कार होता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग का जनेऊ होता है, शादी विवाह होता है, तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो भाई हमारे यहाँ कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता है, ये सब संस्कार के अंतर्गत आता है। जब जन्म होता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है, तो नामकरण संस्कार होता है। कोई मर जाता है इंसान तो उसका अंत्येष्टि होता है, जिसको श्राद्ध कहते हैं आप। तो यह जो कुंडल पहनते हैं, इसको, यह भी एक संस्कार होता है जिसको कर्णवेद कहते हैं। और जैसे एक यज्ञोपवीत संस्कार है, जो ये प्रसिद्ध संस्कार है जिनके बारे में आपको पता है। तो बस आगे देखते हैं, यह कान से जुड़ा हुआ है। कर्णः कीदृशः अस्ति, कर्णः सुंदरः अस्ति, सुंदर कान के लिए यहां बताया गया है। कान के लिए क्या शब्द संस्कृत है, कर्णः। फिर आगे देखिए, चित्र को आप देखेंगे आराम से समझ जाएंगे कि आंख है और इसको नेत्रम कह रहे हैं। क्या ही है, नेत्र तो आप हिंदी में भी कहते हैं कि भाई ये नेत्र है, संस्कृत में समझना है तो नेत्रम समझ लीजिए। कीदृशः अस्ति नेत्रम, आकर्षकम बोल दिए भाई, उसका आंख तो बड़ा सुंदर है। आंख देखते ही उसको देखते हैं, आंख से आंख एकदम मिलाने लग रहे हैं। अब कोई लड़का है, वो बता रहा है आपको कि हमारी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर है, उसकी आंख जो है आहा, एक बार जब नजर मिला हमसे तो उस नजर हट ही नहीं पाया। तो कैसा आंख रहा होगा कि भाई नजर नहीं हटा, तो कहा बहुत आकर्षक था। तो ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर नेत्रम आकर्षकम अस्ति। तो अच्छा, तुमको गर्लफ्रेंड के आंख का तो बड़ा पता है, अरे नेत्र को संस्कृत में कहते क्या है, पूछ सकते हैं आप। तो नेत्र को संस्कृत में नेत्रम कहते हैं।
पता रहेगा तो आप बता दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कि भाई ये आप ही का बत्तीसी है, यहाँ पर जिसको दांत बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बत्तीसी कोई भी निकाल देता है। जहां देखिए बत्तीसी आदमी निकालता रहता है। तो भाई उस बत्तीसी जो दांत है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? जब हम आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और सामान्य परिचय शब्दों का हम लोग परिचय जान रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो दांत को देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, दांत का दांत ही रहने देना है, दंताह कर दिए कि दंता दंता हम लोग बोलते हैं इसको। एक अगर दांत होता तो, कई सारे दांत है भाई, तो उसके लिए दंताह शब्द का प्रयोग कर दिए कि रामस्य दंताह। भाई किसका दांत है? तो थोड़ा एक नाम रख दिए कि रामस्य। कैसा है भाई? तो स्वस्था मतलब सुंदर है, स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी उमारी नहीं दिख रही है, सब ठीक है, टूटा फूटा नहीं है, इसलिए स्वस्था संति। आगे दिखेंगे कि इसको देख करके ही आप कह देंगे कि हाथ है ये, ठीक है। तो अयम हस्तः, अयम दीर्घः हस्तः अस्ति। यह जो हाथ है, अयम दीर्घः यानी कि बड़ा, हस्तः यानी कि हाथ, अस्ति। हाथ को संस्कृत में क्या? हाथ तो आप हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में बस हस्तः कर दीजिए, कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल भी शंका नहीं, आराम से आप कर लेंगे। अब बस देखते जाइए, सुनते सुनते आपको ऐसे हो जाएगा ये सब। तो अयम दीर्घः हस्तः अस्ति। दांत किस प्रकार का है? दांत को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दांत को दंताह कह देते हैं, और कान को कर्णः कह देते हैं, नेत्र को नेत्रम कह देते हैं। बहुत सामान्य है, आप समझ गए होंगे, समझदार आदमी हैं आप। और कुछ विशेष शब्दार्थों को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पहले खटिया शब्द के लिए खटवा प्रयोग कर दिए, तो आप उस समय ही आपको बताते जा रहा था शब्दार्थ। ऐसा यह स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, और खटवा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए वहां पर ऐसा प्रयोग कर दिया। कंबलम का कंबल आपको बता ही दिया है, उष्ण का गर्म पता ही है, घट का घड़ा पता है, पूर्ण का भरा पता है, घड़ा पता हुआ, भरा पूरा हुआ पता है। आगे हम बढ़ते जाते हैं, इन सारी चीजों को हम जानते हैं। आजा, बकरी को क्या कहते हैं? बकरी को अजा कहते हैं। गधा को क्या कहते हैं? गर्दभः। हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को आप देखे होंगे, हमेशा गांव में कभी कभी हाथी आती है, ऊंट भी आता है। हाथी को क्या कहते हैं? एक बार स्वयं से आप बताने का कोशिश करो। हाथी को कहते हैं गजः, गज। ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्रः कह देते हैं। तो यही शब्दार्थ दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी शब्द थोड़ा सा उसमें कठिन लगा हो तो बहुत ही आपके पाठ्य पुस्तक में आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। इन चीजों को देखेंगे और हम लोग आप कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है। कंबल को संस्कृत में क्या कहेंगे? यहाँ लिखा हुआ है कि उच्चारण करें, मौखिक अभ्यास ये करना है। तो कंबल को क्या कहेंगे? तो कंबल को कंबलम कह देंगे, जो आपको पता ही है। कंबल कैसा होता है? तो उष्ण होता है, गर्म होता है। कबूतर को क्या कहेंगे? तो कपोतः। एक बार बिना देखने आपको बोलने का कोशिश करना चाहिए इसको। आम को क्या कहेंगे? तो आम्रम कह देंगे। लीची को क्या कहेंगे? तो लीचिका कह देंगे। कछुआ को कच्छपः। ये सारी चीजें आपको पता है, और इनका संस्कृत रूप बताए। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? घड़ा को क्या कहते हैं? तालाब को क्या कहते हैं? लाल को क्या कहते हैं? अमरूद को क्या कहते हैं? और गर्म को क्या कहते हैं? हमने एक फल पढ़ा था, अमृत फलम। अमृत फल किसको कहते हैं? आपका दे रखा है। घड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? आपने अभी पढ़ा है। घड़ा को क्या कहते हैं? घड़ा को हम लोग कहते हैं घटः। घटः यानी कि घड़ा। आगे देखिए, तालाब शब्द दिया है। तड़ाग एक शब्द हमने पढ़ा था, तड़ागे। तालाब में कौन तैर रहा था? हंस तैर रहा था, तड़ागे। तड़ाग कहते हैं तालाब को। लाल को क्या कहते हैं? आप देखे थे ना कि जो गर्लफ्रेंड को गुलाब दिए थे वो कैसा था? लाल। उसको संस्कृत में कहते हैं रक्त। रक्त कह देते हैं लाल को। गर्म को क्या कह देते हैं? कंबल गर्मी देती है ना, कंबल ओढ़ेंगे तो एकदम पूरा माहौल गर्म हो जाता है। कंबल को क्या कहते हैं? कंबल क्या करता है? तो उष्णता प्रदान करता है, यानी कि उष्ण। गर्म को कह दिए। अब जो क्या लिखा है कि निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे नरह शब्द है, तो भाई ये कैसे नरह बन गया? तो न हलंत न है, मतलब न है,
देखो पहले तो ये आपको बता देता हूं कि व्यंजन जो शब्द होता है, शब्द नहीं वर्ण होता है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है वह स्वतंत्र होता है, बिना किसी के सहायता से स्वयं की क्षमता से वह उच्चरित होते हैं। दूसरे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? तो समझिए जैसे लंगड़ा इंसान होता है, उसको एक ठो डंडे का जरूरत होता है, बैसाखी का जरूरत होता है, वैसे ही व्यंजन वर्ण है, बिना स्वर की सहायता से वह उच्चरित नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यहां देखिए नरह शब्द है, तो न अ मिलकर के न, अगर ऐसा न कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको आप आधा न समझेंगे। और जब यह बगल में कोई भी स्वर वर्ण होगा, अ आ ई उ, ये सारे अगर बगल में होगा तो उनसे जाकर के वह मिल करके पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वयं का पूर्ण अस्तित्व नहीं होता है, वह सहयोग के द्वारा ही उच्चरित होता है। ठीक है, तो न अ मिल करके न बना और र अ मिल करके नरह ऐसा करके बन गया है। तो वैसे ही हमें इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, ये कैसे कैसे ये शब्द बने हैं। अब देखते हैं, दो करके बता देता हूं, बाकी आप स्वयं से प्रयास करेंगे, बहुत आसान है, कर लेंगे आप, बहुत समझदार है। ई जो स्वर वर्ण है तो ये ऐसे ऐसे रहेगा। आप देखिए यहां पर द है, ये व्यंजन है तो ये आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। अ फिर प्लस म, पूरा मिलकर के क्या बन जाएगा? इदम। फिर नेत्रम है, यहां पर न रहेगा, आधा न, एकार का मात्रा प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, ये सारे मिलकर के क्या बन जाएंगे? नेत्रम। ऐसे ही आगे शब्द दिया हुआ है आपके गजह, तो इनको हमने देख लिया है। गजह कैसे बनेगा? ग, इसमें अवर्ण है, यानी कि जो स्वर वर्ण है जिनके सहायता से यह उच्चरित हो रहा है पूर्ण रूप से, क्योंकि उसको किसी न किसी का सहायता चाहिए, तो अ का सहायता इसे मिला है। और ज है, ये भी आधा ही है। और फिर यहाँ पर अह, स्वर वर्ण पूरा विसर्ग के साथ में, तो ऐसे गजह बना है। इसी प्रकार से आपको अस्वह स्वयं से ही बनाने का कोशिश करना है, पुष्पम शब्द है वो भी स्वयं से बनाने का कोशिश करना है, बिल्कुल भी भारी नहीं, बहुत ही आसान है। अब इनको देख करके आगे जो है लिखित अभ्यास आपके जो पाठ्य पुस्तक में है उसको बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको थोड़ी भी कठिनता नहीं महसूस हो। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही एकदम सरल तरीके से, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के संस्कृत को पढ़िए, संस्कृत को समझिए। और संस्कृत में ऐसा नहीं कि खाली पूजे पाठ कराना है, संस्कृत में बड़ा बढ़िया फ्यूचर है। मास्टर आप बन सकते हैं संस्कृत में, प्रोफेसर आप बन सकते हैं संस्कृत में, संस्कृत से यूपीएससी निकाल सकते हैं। आपको पता है आज नासा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वह संस्कृत के विषयों को लेकर के रिसर्च कर रहा है, उससे जो वैज्ञानिक ज्ञान है, विज्ञान है, उन सबको निकाल रहा है, और उसके लिए भारत से लोगों को वहां ले जा रहा है, अमेरिका ले जा रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी सैलरी देता है। तो इसीलिए संस्कृत को पढ़िए, और संस्कृत में आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। भारत से ज्यादा फॉरेन में संस्कृत के स्कोप बन रहे हैं। जर्मनी एक देश है, वहां के लगभग विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत ऐसा नहीं कि खाली पूजा पाठ, संस्कृत पढ़ के हम पंडित बन जाएंगे, गणा नानत्वा पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा कर सकते हैं संस्कृत पढ़ करके आप। आइए हम आगे लिखित अभ्यास जो है उसको करते हैं। और संस्कृत जो है देवताओं की भाषा कही गई है, बहुत ही श्रेष्ठ भाषा है। और आप जानते ही कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, यानी कि सभी जो भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकली है। भारतवर्ष में जो भी हम भाषाएं देखती हैं सब संस्कृत से निकला हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त शब्दों को मिलाकर के वाक्य की रचना करें। यह संस्कृत में थोड़ा करना है, बहुत आसान है, आप देखिए सब हो जाएगा। यहां लिखा है गजाह चलंती,
गजाह, गज शब्द जो है, गजाह एक गज के लिए प्रयोग किए थे, और यहाँ गजाह जो है बहुत सारे हाथियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चलंती एक शब्द बनता है, चलती चलता है चलंती, तो अगर एक हाथी जाता है तो आप कह देंगे कि गजाह चलती। दो हाथी जाता है तो गजाह गजऊ, चलती चलता है गजऊ चलता है, और गजाहा यानी कि बहुत सारे हाथी, चलंती, गजाहा चलंती, इसीलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। वृक्षः, यहां पर हम लोग देखेंगे कि अश्वः किम करोति, अश्वः धावति, अश्व क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। गायकः किम करोति, गायकः गायति, गायक गाना गाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि वयम पठामः, हम सब क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। वृक्षः पतति, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बच गया बालकौ, बालकौ गच्छतः, ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं, और स्वयं से बनाने का कोशिश करिए पहले। और हम लोग अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वर्णों को मिलाकर के शब्द को बनाइए। जो आपने पहले शब्दों का वर्ण विच्छेद किया था, यानी कि शब्दों को तोड़ करके एक एक वर्ण अलग किया था, और अब जो है वर्णों को मिला करके आपको शब्द बनाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है। पहला इन्होंने उदाहरण दिया, आप जो पूर्व में ही था नरह, ये नरह शब्द कैसे बन गया, तो ये वर्ण मिलकर के नरह बन गए। फिर दूसरा आ गया घ अ ट अह, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, आप बताइए। बहुत ही आसान है, आप स्वयं बता देंगे। ये मिलकर के बन जाएगा घटह, क्या बन जाएगा, घटह। घटह का संस्कृत क्या समझे थे, बताइए। मतलब घड़ा, जिसमें हम पानी रखते हैं, जिससे पानी ठंडा होती है, उसको घड़ा कहते हैं। संस्कृत में घटह कह दिए हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे हम, अब इससे क्या बन रहा है, व री छ अह, यानी कि वृक्षः यहां बन रहा है। और वृक्ष का संस्कृत क्या होता है, हिंदी क्या होता है, पेड़। वृक्ष को आप ऐसे ही जानते हैं हिंदी में कि वृक्ष को पेड़ कहते हैं, संस्कृत में इसको वृक्ष कह देते हैं। बहुत आसान है, ये आपको याद भी रहेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, भ र अ म अह, इसको आपको स्वयं से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। और आगे जो है, जो तीन शब्द बचे हुए हैं, आप स्वयं से बनाने की कोशिश करो। दिक्कत आ रही है, पूछो। जब आप स्वयं से कोशिश करोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो सारी चीजें मैं ऐसे ही बता दूंगा, फिर आपको लगेगा क्या ही है, बता ही दे रहा है, ये सर तो बता ही दे रहे हैं। तो आप अपने कक्षाध्यापक से भी एक बार पूछने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि सर इसका ये क्या शब्द बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो हम है ही, आपके लिए हमारा संपर्क दिया रहता है, आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, और जब चाहो 24 घंटा हम आपके लिए हैं, कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, समझ सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है, यानी कि कुछ समझिए एक तरह से वाक्य बनाना है, ठीक है। हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए कि डैश कुर्वंती लिखा, कुर्दंती लिखा हुआ है, कि कोई डैश 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 कूद रहा है। इनमें से देखिए कि कौन कूद रहा है भाई, क्या सही यहाँ बैठेगा, तो वानराह, वानराह, वानरो, वानराह, यानी कि वानर जो है बहुत सारे वानर। कुर्दंती यानी बहुवचन का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो यहाँ लिख देंगे कि वा न राहा, वानराहा कुर्दंती। अब क्या लिखा है यहाँ पर, आवाम
डैश यहां पर लिखा गया है पठामि, पठावह, पठामह। यहां क्या होगा? आवाम पठावह। आवाम पठामह, पठावह। आगे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। क्या अर्थ हो सकता है बताओ आप। यह एक कुछ ऐसे शब्द है जिनको आप याद रखना, आपको याद रखना चाहिए। अहम यानी कि खुद के लिए प्रयोग होता है कि अहम यानी कि हम, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। आवाम पठावा यानी कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आवाम पठावा। पुष्पाणि, पुष्पाणि किम, पुष्पाणि क्या है? पुष्पाणि आपको एक बताया था कि पुष्पाणि क्यों प्रयोग हुआ है। तो पुष्पाणि यहाँ जो है बहुत सारे पुष्पों के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है बहुवचन वाला होगा। तो यहाँ पर होगा, क्या होगा? पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नृत्यन्ति। कौन नाचता है? तो भाई मयूर नाचता है। मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति। सा किम करोति? सा धावति। सा किम करोति? सा धावति, वह दौड़ती है, ठीक है। अयम, अयम इस प्रकार से आप सामान्य संस्कृतों को बना लिया है आपने। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। परस्पर मेल कीजिए यहां कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्रियाएं हो रही हैं और उनको यहां पर लिखा हुआ है, उनको इनके साथ में मेल करना है हमें यहां पर। और ये तो आप जितना आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग तो आप स्वयं से ही ये कर सकते हैं। एक दो मैं करा देता हूं, बाकी तो आप स्वयं देख लेंगे। इतना आपने पढ़ ही लिया है, सामान्य जो शब्द है उसके अर्थों को तो आपने समझ ही लिया है। देखिए सबसे पहले यहां से चलते हैं। मृगः, यहाँ हिरन आप देख ही रहे हैं, यहाँ आप प्रयोग कर दिए। मोर देख लिया आपने। मयूरः किम करोति? नृत्यति। छात्रा, लड़की क्या कर रही है? पढ़ रही है। अश्वः किम करोति? धावति, यहाँ प्रयोग कर दिए। छात्रः गच्छति प्रयोग कर दिए, बस हो गया। बहुत आसान है, इसको स्वयं से आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि धीरे धीरे जब आप प्रारंभिक कक्षाओं से संस्कृत के सरल संस्कृत से ही आप प्रारंभ करेंगे, तो क्योंकि धीरे धीरे जो है आसान शब्दों को जानेंगे, फिर आसान से कठिन के प्रति आप बढ़ेंगे। धीरे धीरे पहले आसान को जानेंगे, फिर जो कठिन शब्द है उनको जानेंगे, उनके प्रयोगों को जानेंगे, फिर आने वाले जो आपकी बोर्ड के समय तक की कक्षाएं हैं उनको जानने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। बहुत ही सामान्य विषय है तो आप समझ ही रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं लिखा है कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहां दे दिया है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। अब देव शब्द दे दिया है, तो पुल्लिंग शब्द पहले क्या दिया है? बालकः, बालकौ, बालकाः। यानी कि जो 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 इसमें शब्द दे दिया है अजंत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है, वह सेम उसी प्रकार से चलेगा। जैसे देवः लिखा है तो यहां पर देवौ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा देवाः। इसी तरह नरः है तो यहां हो जाएगा नरौ, नराः। आपको स्वयं से कोशिश करना है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर बालिका शब्द है तो लता चल रहा है, जिस प्रकार से लता, लते, लता, बालिका, बालिके, बालका, बालिका, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं।
गृहम चल रहा है, जैसे फल का शब्द यहाँ पे चल रहा है, फलम फले फलानी, गृहम गृह गृहिणी, गृहाणी यहाँ पे लिखा हुआ ही है। पुष्प शब्द है तो फलम फले फलानी पुष्पम पुष्पाणी, ऐसे ही प्रयोग करना है। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इनका आपको स्वयं से ही करना है, ये ध्यान रखना है। जितना ज्यादा आप स्वयं से करने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। विषय वस्तुओं का आप स्वयं से समझोगे। देखो, मैं जो पढ़ाऊंगा और सभी विषयों को आपको सभी चीजों को बता दूंगा, तो आप स्वयं से समझने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करोगे, तो कुछ स्वयं से भी समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए ज्यादा रुचिकर होगा, उचित होगा, दीर्घकालिक होगा, यानी कि ज्यादा समय तक के लिए समझ में आएगा वो। आगे देखते हैं कि संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। तो ये तो आप तो स्वयं से ही कर सकते हो। यह लड़का है, अयम बालक है, यह विद्यालय है, अयम विद्यालय है, आम मीठा है, आम्रम मधुरम भवति, वे लड़कियां है, ताह बालिका संति, वह कौन है, सह का हस्ती। इस प्रकार से आपका अभ्यास समाप्त हुआ है। अब बहुत ही आसान रहा है। इसके बाद आगे हम इसी क्लास में जो मुख्य विषय है उनको भी पढ़ेंगे, आगे के पाठों को पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से सरल और सामान्य शब्दों में संस्कृत को जानेंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ, धैर्य के साथ आपको सुनना है, ठीक है। तो नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।